नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कक्षा 10वीं के हिंदी गोधोली भाग 2 अध्याय जो है 8वां अध्याय जित जित मैं निखरता हूँ। जित जित मैं निखरता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का टारगेट है कि इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में 95% प्लस लाना है तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको ये पूरे अध्याय मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। साथ ही हम आपको बता दें, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी सभी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, जितने भी शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं तथा जितने भी लॉन्ग टाइप प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न को इसी वीडियो में देखेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का जो है, सबसे पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे, याद रखना है। दूसरा है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन उत्तर करना यहाँ पे शंभू महाराज चाचा जी, शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो उत्तर करके लिखेंगे, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ जो यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। रामपुर में, कहाँ पे? गांव का नाम था रामपुर। और महाराज जी की अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ में, रामपुर गांव में, एवं वहां विकास का सुअवसर मिला था। ठीक है, इसलिए उनका संबंध जो था लखनऊ और रामपुर से था। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे चौथा नंबर कुछ इस प्रकार है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। तो उत्तर करके लिखेंगे, एकदम शॉर्ट तरीका, सटीक तरीका से आंसर लिखना है। जितना सटीक लिखोगे आप लोग को उतना ही अधिक मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ यहाँ पे। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। ठीक है, वहां निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए थे। वहां किसके संपर्क में आए थे? निर्मला जी जोशी के संपर्क में। आइए 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाकर लिखें। तो भाई अभी हम शॉर्ट प्रश्न देख रहे हैं, लॉन्ग प्रश्न भी देखेंगे और इनका सारांश भी देखेंगे। सारांश तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी जितने भी इससे पहले जितने भी अध्याय था, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बनाए और सब में सारांश इंक्लूड किए हैं, ताकि यदि आप लोग को कोई भी सारांश पूछे तो गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, साथ ही अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, अगला अध्याय देखने का मन है और सारे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने का मन है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है, तभी देख पाओगे। उत्तर है, बिरजू महाराज नृत्य के कला में माहिर थे। ठीक है, बिरजू महाराज के कला के बारे में अगर ऐसा पूछे क्या जानते हो, समझाकर लिखें, तो लिखेंगे बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे। वे नाचने की कला की मर्मज्ञ थे। ठीक है, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठे नंबर। ये सारे शॉर्ट प्रश्न है और शॉर्ट तरीका से इसको आंसर करेंगे। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृतक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर करके लिखेंगे, कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में
महाराज जी नाचे, उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए थे। कौन? बिरजू महाराज जी। वहां से उनकी जीवन में एक मोड़ आया, उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए बिरजू महाराज। 7वें नंबर प्रश्न को करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किनको मानते थे? जो बिरजू महाराज थे अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी। आंसर देखिए, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे और गुरु किसे मानते थे। डिफरेंस आंसर होगा, टेंशन नहीं लेना, आगे और भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब वो नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। ठीक है, उसने बाबूजी की तुलना करके उनमें निखार लाने का काम किया था। कौन? उनकी बिरजू महाराज की माँ। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे 8वें नंबर, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? उत्तर करके लिखेंगे। संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपया मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे और संगीत भारती में उन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अतः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। जो संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या था? तो आंसर करके लिखेंगे। संगीत भारती में प्रारंभ में उसे 250 रुपया मिलते थे और उस समय दरियागंज में रहते थे। वहां से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे और संगीत भारती में उन्हें प्रदर्शन का अवसर बहुत ही कम मिलता था, अतः वह दुखी होकर नौकरी ही छोड़ दिया। ठीक है, आइए 9वें नंबर प्रश्न को करते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? उत्तर करके लिखेंगे। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी और उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते थे, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसान संदेह मानते थे। कौन? बिरजू महाराज। और आप लोग भी जानते ही होंगे, शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, विवाह की वजह से नौकरी करते थे। जो बिरजू महाराज थे विवाह की वजह से नौकरी करते थे। हालांकि आज के डेट में भी जिनकी शादी है वो कुछ ना कुछ रोजगार में लग जाते हैं, क्योंकि आगे उनका फ्यूचर क्या है उन्हें पता चलने लगता है। और बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? मैंने बताया था उसमें क्या था। बिरजू महाराज जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। और बिरजू महाराज गुरु किसको मानते थे? तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो उत्तर करके लिखेंगे। बिरजू महाराज उनके बाबूजी थे, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, पिताजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यतीत नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज की तालीम बाबूजी ने ही दिया था। महाराज को जो तालीम दिया था नाचने की कला किसने दिया था? बाबूजी ही ने दिया था। और प्रथम पुरस्कार चाचा जी और बाबूजी के साथ डांस करके उसे मिला था, नाच करके मिला था। ठीक है, और आइए अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं। 8वें नंबर, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाले। तो उत्तर करके लिखना है। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका संदेह मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया और शंभू महाराज उनके चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी थे। और बचपन से महाराज को उनकी मार्गदर्शन मिला और बचपन से ही उनके चाचा जी उनको सही रास्ता दिखाते रहते थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। 12वां नंबर, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? ठीक है, आंसर करना देखना है यहाँ पे प्रश्न को कि कह रहा रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? भाई नौकरी छूटने पे प्रसाद चढ़ाया जाता है? आज के डेट में नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी
बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी को प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 13 नंबर को करते हैं। बिल्कुल इजी वे में, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जो यहाँ पे साफ सुथरा भाषा में हम आपको आंसर करवा रहे हैं। ठीक है, बिरजू महाराज को अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो उत्तर करके लिखेंगे, बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें स्वाति कहते थे, शाश्वती कहते थे। ठीक है, इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, तीरथ, प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इनकी भी चर्चा किए हैं। ठीक है, बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय दी थी? तो बिरजू महाराज अपने जो शिष्य थे उनके रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते थे, उन्हें शाश्वती कहते थे, और उसके साथ वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए, और वे लोग तरक्की कर रहे थे और प्रगतिशील बने हुए, इनकी चर्चा भी किए हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर को करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो 14 नंबर है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। उत्तर करके लिखेंगे, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। क्योंकि आपको बता दें, 8 से 9 साल के बच्चे का यदि बाबूजी डेथ कर जाए, एक्सपायर कर जाए, तो क्या हाल होता है उनका, वो वही जानते हैं जिनके पिताजी नहीं होते हैं। ठीक है, अम्मा क्या कर पाएगी, मम्मी क्या कर पाती है, वो नहीं समझ में आता है। माँ को किसी दूसरे के घर में काम करते हुए देखता है तो बच्चे के ऊपर भी ये देखने को मिलता है कि उसे गलत लगता है, बहुत ज़्यादा गलत लगता है। ठीक है, तो बिरजू महाराज के जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुखद समय था, वो जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई, उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वीं किया जा सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन्हें 2 प्रोग्राम से 500 रुपया इकट्ठा हुआ, तब 10वां और 13वीं की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया था। और हर किसी के जो है क्या होता है, दुखद समय आता है और खुशी का भी समय आता है। आइए पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं, बताइए। ठीक है, पुराने थे, आज के नृतक के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं, बताना है यही। तो पुराने नृतक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खाचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियां को ढूंढते हैं और ये जो है चर्चा का विषय बताते हैं। ठीक है, यही चर्चा के विषय बनाते हैं। भाई स्टेज ऐसा था, स्टेज वैसा था, लेकिन पहले के ज़माने के जो थे कलाकार, वो गड्ढे में, खाचे हुए, कोड़े हुए, गलीचे हुए, वर्षा वाला पानी में, कीचड़ में भी अपना कला को बिखेरते थे। लेकिन आज जो चाहिए, एक सोफे वाली चाहिए, मतलब संगमरमर वाली मंच चाहिए, ये था। तो यहाँ तक जो मैंने 15 नंबर तक के प्रश्न किए वो थे शॉर्ट प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फिर से लॉन्ग टाइप प्रश्न, जिसको कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आइए समझते हैं बिल्कुल इजी वे में। और सबसे पहले सारांश की बात मैंने किया था, सारांश ही आपको मैं बता दूं। जित जित मैं निखरता हूं का सारांश लिखना है। हालांकि सारांश लिखने के लिए 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है ये 8 मार्क्स का भी पूछा जा सके, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि यही पूछा जाएगा, कोई भी पूछ देता है। इसलिए मैंने सारे अध्याय का सारांश बताया है क्वेश्चन आंसर में ही। तो सारांश का मतलब है एक शॉर्ट टाइप से इसको समझ लेना, कहानी का पूरा अर्थ निकाल देना। तो इसलिए जित जित मैं निखरता हूँ का सारांश को पढ़ते हैं। बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं।
उनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को हुआ था। वे घर में आखिरी संतान थे। 3 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज के पिताजी भी नृत्य कला विशारद थे। वे रामगढ़, पटियाला और रामपुर के राज दरबार से जुड़े रहे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज थे, रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जाकर नाचने लगे। बाद में वे दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए और वहाँ 2-3 साल काम करते रहे। उसके बाद वे अपनी अम्मा के साथ लखनऊ चले गए। बिरजू महाराज के पिताजी अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता था वहाँ वहाँ वे बिरजू महाराज को अपने साथ ले जाते थे। इस तरह बिरजू महाराज अपनी पिताजी के साथ जौनपुर, मैनपुर, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता जो कोलकाता बोलते हैं, मुंबई जिसको बम्बई बोला जाता है, आदि स्थलों को बराबर यात्रा किया करते थे। वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया करते थे। 8 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए और बिरजू महाराज की नृत्य शिक्षा उनके पिताजी से ही मिला, इसलिए उनके बिरजू महाराज के पिताजी को ही गुरु माना जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिरजू महाराज जब 9.5 साल के हुए, ठीक है, तब उसके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई। उसके साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुर में था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात उस छोटी सी अवस्था में बिरजू महाराज नेपाल चले गए। फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर और बांसबरेली भी गए थे। बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहा। उन्होंने आर्यन नगर में 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की। ट्यूशन से प्राप्त पैसों जो वो ट्यूशन पढ़ाते थे आर्यन नगर, ठीक है, आर्य नगर, सॉरी यहाँ पे आर्यन मैंने बोल दिया क्योंकि मेरा नाम आर्यन ही है। तो उन्होंने आर्य नगर में 25-25 रुपया का 2 ट्यूशन किया, मतलब बच्चे को वहाँ पे पढ़ाया और ट्यूशन से प्राप्त पैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पारिवारिक चिंताओं के कारण वे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सके। 14 साल की उम्र में, बिल्कुल पूरी कहानी को समझेंगे, 14 साल की उम्र में वे लखनऊ गए। वहाँ उनकी भेंट कपिला जी से हुई। उनकी कृपा से बिरजू महाराज संगीत भारती से जुड़े। बिरजू महाराज वहाँ 4 साल रहे और स्वच्छता नहीं होने के कारण बिरजू महाराज ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। ठीक है, वहाँ की नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आकर वे भारतीय कला केंद्र से संबंधित हो गए। ठीक है, उन्होंने रसीम नाम का एक लड़की को नृत्य कला में पारंगत किया। इससे प्रभावित होकर दूसरी सयानी लड़कियां उनकी ओर आकर्षित हो गई। ठीक है, आकर्षित हो गई, जिनको उन्होंने मनोयोग पूर्वक नृत्य कला की शिक्षा भी दी। ठीक है, और कलकत्ता जिसे कोलकाता बोला जाता है अब, उनके नृत्य के आयोजन हुआ। वहाँ दर्शक मंडली ने उनकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है मुंबई में हुआ। इस तरह वे भारत के विभिन्न प्रसिद्ध नगरों में नृत्य प्रतिदिन उनकी ख्याति बढ़ने लगी। इन्होंने उन आयोजनों से अच्छी कमाई की। वे 3 साल तक संगीत भारती में रहे। इन्हीं दिनों उन्होंने नृत्य की खूब रियाज किए। रियाज का अर्थ होता है मतलब प्रैक्टिस करना, बार बार डांस करना, और जिसे आप लोग डेली जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो उसी प्रकार से रियाज करना होता है, याद करना। ठीक है, इन्होंने उन दिनों विभिन्न वाद्य यंत्रों का भी अच्छा खासा अभ्यास किया। मध्य यौवन में ही उन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध मिल गए। उन्हें जो है काफ़ी प्रसिद्ध मिल गई थी। ठीक है, यौवन अवस्था में ही, मतलब मध्य यौवन अवस्था जो होते हैं 18 साल से लेके
28 साल तक दिया जाए, ज़्यादा नहीं, और 27 साल। उन्होंने 27 साल की उम्र में ही दुनिया भर में उनके नृत्य किए और खूब नाम और पैसा अर्जित किया। बिरजू महाराज का पहला विदेशी ट्रिप रूस का था। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई। छोटी उम्र में ही वे परिवार के नानाविध चिंताओं से घिर गए, पर वे अपनी कला की प्रति निष्ठावान बने रहे। बिरजू महाराज के भीतर यह भावना बराबर बनी रही कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तब पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना है और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना है कि मैं स्वयं हूँ। वह अपना सारा गुण अपने शिष्य को देना चाहते थे। बिरजू महाराज की प्रसिद्ध शागिर्द में कुछ नाम इस प्रकार है। शाश्वती, वेरोनिक विदेशी लड़की थी, वेरोनिक, और फिलिप मैकलिन टॉक, जो मैकलिन टॉक थी, विदेशी लड़का था, और तीरथ प्रताप, प्रदीप, दुर्गा आदि बिरजू महाराज की माँ ही उनकी असली गुरुआइन थी। ठीक है, और उपलब्धियां के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उपलब्धियां लिखना पड़ता है सारांश में। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं और कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय से बन गए। अपनी अथक साधन, एकांत तपस्या, कल्पनाशील, सृजनात्मक और अटूट लगन के कारण ही बिरजू महाराज यह सफलता प्राप्त हो सका उनको। कथक नृत्य को बिरजू महाराज ने एक नया व्याकरण दिया और उन्हें अभिव्यक्त भंगिमा से संवारा। परंपरा की रक्षा करते हुए उन्होंने इस नृत्य के साथ कतिपय नई रुचिकर परंपराएं जोड़ी और बिरजू महाराज ने कथक की नई दिशा और विस्तृत दी। उन्होंने इस नृत्य की शास्त्रीयता में विमोहक गतिशीलता और समकालीन बोध का समावेश किया। बिरजू महाराज निश्चल एवं सहज प्राकृतिक में प्रतिभा वैभव सबको आश्चर्य विमूढ़ कर देता है। वे अपनी नृत्य के माध्यम से बिरजू महाराज ने भारतीय कला और संस्कृति के सौरभ को दिग्गत व्यापी बनाया। निश्चय रूप से बिरजू महाराज भारतीय कला के जीवन प्रमाण हैं। उन्हें नृत्य आयोजनों से उन्हें देश विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवाया ही, मतलब वो अपनी कला से ही, अपनी प्रतिभा से ही, अपने नृत्य आयोजन से उन्होंने देश और विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवाया ही, साथ ही भारतीय कला एवं संस्कृति भव्यता की प्रस्तुति में उन्होंने सारी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा रखा। बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा हम लोग सब प्रसंग व्याख्या कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही होते हैं। चलिए समझते हैं। बुक में जो जो दे रखा है सभी को हम लोग देखते ही चलेंगे। 500 रुपया देकर मैंने गंडा बंधवाया, ठीक है, गंडा बंधवाया की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक के जित जित मैं निखरता हूं शीर्षक से उद्धृत है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विदा है। यह पंक्ति बिरजू महाराज अपनी गुरु स्वरूप पिता के कर्तव्यनिष्ठा एवं उदारशीलता का यथार्थ चित्रण किया। ठीक है, इस पंक्ति से पता चलता है कि बिरजू महाराज के पिता उनके गुरु थे। उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु की प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए अपने ही शब्द में कहते, यह तालीम मुझे बाबूजी से मिली है।
गुरु दीक्षा भी उन्होंने ही मुझे दी। गांडा भी उन्होंने मुझे बांधा। गांडा का अभिप्रिय यह शिष्य स्वीकार करने का एक लौकिक परंपरा का स्वरूप है। जब बिरजू महाराज के पिता उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिए तो उन्हें बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई का 500 रुपया उन्हें दिया। ठीक है, आइए अगला प्रसंग को देखते हैं। दूसरा नंबर है कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाला का व्याख्या कीजिए। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का व्याख्या कीजिए। आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाला का व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के जित जित मैं निखरता हूँ शीर्षक से ली गई है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विदा है। इस भारतीय कथक के महानतम नायक बिरजू महाराज स्वयं अपने मुखार बिंदु से कथक के प्रति अपनी समर्पण भावनाओं का वर्णन किया है। आइए समझते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में साक्षात्कार के दरमियान अपनी कथक के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं अंतर्बोध की प्रामाणिकता को उजागर किया है। उनकी दृष्टि में लाखों लोग उनके आशिक हैं, लेकिन बिरजू महाराज को स्वीकार करना है कि लाखों लोग मेरे हांड मांस के बने शरीर पर फिदा नहीं है, बल्कि मेरे जो आशिक हैं वे मेरे व्यक्तित्व अर्थात नाच के प्रति हैं। किसी के पास कोई कला है तो उनके शरीर की वजह से नहीं है, उनके अंदर जो टैलेंट है, नॉलेज है, उनके वजह से होते हैं। ठीक है, मैं भी तो नाच के कारण ही लोगों के बीच दर्शक का पात्र हूँ। आशिक किसी व्यक्ति का कोई नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक व्यक्तित्व को प्रति होता है। मेरा नाच तो सिर्फ व्यक्ति है जिसमें व्यक्तित्व की गरिमा भरी हुई है। उसी नाच रूपी व्यक्ति का मैं भी सहायक हूँ। मैं तो केवल सहयोग करता हूँ। मूल रूप से मेरी आंतरिक व्यक्तित्व ही मुझे नचाकर लोगों का आशिक बनाया है। कितना गजब बात बोले हैं बिरजू महाराज जी, उसके लिए तो एक लाइक बनता ही है मेरे भाई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है, कि व्याख्या कीजिए। मैं कोई चीज नहीं चुराता हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक के नित्य जित जित मैं निखरता हूँ से ली गई है। ये बात आप लोग सभी प्रसंग में इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विदा है। यहाँ स्वयं साक्षात्कार के दरमियान अपने शिष्य के प्रति निष्ठा, वात्सल्यता एवं निश्चलता के अंतरंग भावनाओं को प्रामाणिकता के आधार पर वर्णन किए गए हैं। इस व्याख्यांश में बिरजू महाराज अपने गुरु के रूप में पिता का शिष्य के प्रति निश्चलता और वात्सल्यता की भावनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु किसी प्रकार का स्वार्थपरता एवं व्यावसायिकता नहीं थी। उनकी भावना शिष्य के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। उन्होंने बिरजू महाराज को पूर्ण समर्पित भाव से कथक की शिक्षा दी थी। उनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी कि वो संपूर्ण ज्ञान में से कुछ अपने पास रखे, कुछ शिष्य को दे, बल्कि उन्हें लगता था कि जो कुछ मेरे पास है वे केवल मेरे बेटे के लिए नहीं, बल्कि सभी शिष्य और शिष्याओं के समान रूप से समर्पित करने के लिए है। मतभेद के लेस मात्र भी भावना उनके हृदय के किसी कोने में उपस्थित नहीं था,
जिस प्रकार एक शिक्षक होते हैं वो अपने पुत्र को उसी प्रकार से समझाते थे। तो मेरे प्यारे भाई, आज जो है यह चैप्टर जो है संपूर्ण ख़त्म कर दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को तब फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अगर आप लोग इस वीडियो को संपूर्ण देख लिए हैं तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग इसका PDF नोट्स लेना चाह रहे हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाएं, फ्री में मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम ID ले लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्यन विदाउट स्पेस ऑनलाइन और विदाउट स्पेस क्लासेस लिखेंगे तो आपको ये मेरा टेलीग्राम ये इंस्टा ID है। आप लोग यहाँ पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम ID आप लोग को दे रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम में जाके सर्च करना है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस विदाउट स्पेस, कुछ नहीं, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय और जय हिंद जय भारत। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे।